एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज पूरे महीने के बाद मंजू ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था, लेकिन वह उस बच्चे को देखकर जरा भी खुश नहीं थी और उसके आंखों में ढेर सारे आंसू थे। और मैं मंजू के आंखों में जरा भी आंसू देखना नहीं चाहता था। मैं चाहता था वह हमेशा खुश रहे। फिर वह अस्पताल में ही मुझे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। कहने लगी, अर्जुन, तुम दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान हो, तुम वह सच्चे प्रेमी हो, तुमने मुझे हर हाल में अपनाया है। अर्जुन, तुम सच में देवता हो। शायद मैं इस बच्चे से ज़्यादा प्यार ना कर पाऊँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हर जहाँ से लड़ जाऊँगी, जो भी हम दोनों के बीच में आएगा। अर्जुन, तुम मुझे माफ़ कर दो। मैं तुमसे सच्चाई छुपा ली थी। मैंने उसके जोड़े हुए हाथ को नीचे किया और कहा कि आइंदा कभी भी ऐसा ना सोचना। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो तुम्हारी मासूमियत ने मार डाला है। ये बच्चा तुमने अपने कोख से जन्म दिया है। उससे बढ़कर मेरे लिए और कोई बात नहीं हो सकती। आज के बाद तुम कभी अपने दिमाग में ऐसा ख्याल भी मत लाना। वह पूरे दर्द में 24 घंटा तड़प रही थी। उसका बच्चा ऑपरेशन से हुआ था। इधर अर्जुन ने भी अपनी आंखें नहीं मूंदी थी। अस्पताल में जब ये एक दूसरे से वादा कर रहे थे, हाथ में हाथ देकर बैठे हुए थे, तभी दोनों को नींद आ गई और ये दोनों अपने बीते हुए कल में लौट गए जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। मैं अपनी टैक्सी पर फ्रंट सीट को पीछे किए, सर पर टोपी रखे, सपने में डूबा मजे ले रहा था। तूफानी बारिश हो रही थी, इसलिए मैंने टैक्सी साइड पर खड़ी की हुई थी, क्योंकि मैं जानता था कि सड़कों पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा। मेरे लिए घर पहुंचना मुमकिन सी बात हो जाएगी। घर तो खैर पहुंचना बड़ी मुश्किल था, लेकिन गाड़ी खराब होने का मुझे ज़्यादा डर था। और फिलहाल जेब में इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं गाड़ी को ठीक करवाता। इसलिए सोचा कि गाड़ी को एक तरफ कर लेता हूँ। मेरे कौन से पीछे बीवी बच्चे हैं जो मेरे इंतज़ार में सूख रहे होंगे। इसलिए बारिश ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। अपनी सीट को पीछे की तरफ किया और बड़े आराम से लेट गया। सर पर पहनी हुई टोपी अपने मुंह पर रखी और सो गया। जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की थी वह सड़क काफ़ी साफ थी, लेकिन था सुनसान सी जगह पर। अभी जिस फैमिली को मैं छोड़कर आया था वह शहर से कुछ दूरी पर थी। फैमिली को तो मैं छोड़ आया था, लेकिन वापसी में बारिश ने कमर तोड़कर रख दिया था। इतनी तेज़ तूफानी बारिश कभी कभी ही गुजरात में होती है, लेकिन जब होती है तो अगली पिछली सारी कसर निकाल लेती है। ऐसी ही बारिश थी और अब सवारी मिलना भी बड़ी मुश्किल नज़र आ रहा था। मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। मैं अभी गहरी नींद में हो गया था। जब मेरी खिड़की का दरवाज़ा खटका, मैंने टोपी हटाकर देखा तो एक लड़की पूरी बारिश में भीगी हुई थी, लेकिन उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। बेहद डर में थी। बाल खुले हुए थे, होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, आंखों का काजल रोने की वजह से शायद फैल गया था। बेहद परेशान थी। जोर जोर से खिड़की को बजा रही थी। मैंने जरा सी खिड़की खोली। मैंने कहा, जी कहिए। कहने लगी, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। लेकिन आवाज़ में लड़खड़ाहट सी लगी। आंखें नींद से चूर थी या नशे में, मैं समझ नहीं पाया था, लेकिन वह रो रही थी। मैंने जल्दी से गाड़ी के पीछे का दरवाज़ा खोल दिया। वह जल्दी से गाड़ी में बैठी, फिर कहने लगी, जल्दी जल्दी चलो। मैंने कहा, कहाँ चलूँ? कहने लगी, सीधा चलो। बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे कोई उसके पीछे आ रहा हो। मैंने कहा, जगह का नाम बताइए। कहने लगी, मुझे नहीं पता। मैं यहाँ कहाँ पर हूँ? मैंने कहा, ये तो पता होगा ना कि जाना कहाँ है। वह बार बार अपने सर पर हाथ मार रही थी। आंखें उसकी नींद से चूर हुए जा रही थी। उसको ज़बरदस्ती जगाने की कोशिश भी कर रही थी, या सोने की कोशिश कर रही हो, कि उसे ये तक नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। अजीब तरह की लड़की थी। कहने लगी, वो मेरे पीछे पड़ा है, मुझे नहीं छोड़ेगा। उसने मेरे कपड़े तक फाड़ दिए हैं। ये कहते कहते वह पिछली सीट पर अपना सर गिरा चुकी थी और फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। मैंने कहा, हेलो मिस। मैंने ड्राइविंग शुरू कर दी थी, लेकिन वह लड़की अपने होश हवास खो बैठी थी। मैं तो एक अजीब तरह की सिचुएशन में फंस गया था। इसका क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं? क्योंकि वह तो बेहोश हो चुकी थी। गाड़ी की रफ्तार तेज भी करता तब भी गाड़ी आगे जाकर फंस जाती। वैसे भी उस गली में बहुत अंधेरा था। फिर मुझे ये भी डर था, पता नहीं बेचारी किससे बचकर आई है। कपड़े उसके वाकई जगह जगह से फटे हुए थे, गले में दुपट्टा भी नहीं था। मैंने गाड़ी को रोका, पीछे पलट कर देखा तो उसके बाजू पर नाखूनों के खरोंचों के निशान थे, और ऐसे ही निशान उसके गले पर भी मौजूद थे। मैंने जल्दी से उस पर से अपनी नज़रें हटा ली, क्योंकि उसके कपड़े उसके गले से भी फटे हुए थे। उसके शरीर के अंगों के कुछ हिस्से भी नजर आ रहे थे।
मैंने अपने ऊपर लपेटी हुई शॉल को उतार कर उस लड़की पर डाल दिया, क्योंकि वह अब पिछली सीट पर लेट चुकी थी। चादर मुंह तक मैंने ढक दी थी। फिर एक गहरी सांस ली। लड़की भला की खूबसूरत थी, ऐसी कि उसे देखकर अच्छे अच्छों की ईमान डोल जाए। मैंने अपने सर को झटका। अभी मैं गाड़ी में दोबारा चलाने ही वाला था जब एक गाड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। पीछे से काफ़ी तेज रफ्तार से आ रही थी। मैं हैरान था कि मेरी गाड़ी को कौन रोक सकता है। फिर उसमें से दो नौजवान निकले, मेरी गाड़ी के शीशे को खटखटाने लगे। मैंने गाड़ी का शीशा कुछ नीचे किया। मैंने कहा, जी कौन? कहने लगे, तुमने यहाँ किसी लड़की को भागते हुए देखा है? मैंने कहा, कौन सी लड़की? मैं किसी लड़की को नहीं जानता और ना ही मैं यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा है, क्योंकि सुनसान सड़क पर सिर्फ मेरी ही गाड़ी चल रही थी। वह गाड़ी मेरे बाद आई थी और मेरे अलावा कोई गाड़ी वहाँ नहीं थी। और कहने लगा, अभी तो यहाँ भाग रही थी कुछ देर पहले। मैंने कहा, मुझे क्या पता किसकी बात कर रहे हो। मैं तो ये शुक्र कर रहा था कि उस लड़की पर मैंने अभी अभी शार डाली थी। कहने लगा, वह लड़की हमारी है और घर से भाग गई है। मैंने कहा, मैंने किसी लड़की को नहीं देखा, ना मैं जानता हूँ। वह बार बार पिछली सीट पर देखने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की कुछ यूँ लेटी थी कि अपनी टांगें उसने अपने पेट से लगाई हुई थी और शायद सर्दी की वजह से कपकपा रही थी, इसलिए मैंने उस पर शॉल उड़ा दी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई इंसान ना हो बल्कि कोई सामान सा पड़ा हो। कहने लगा कि ये सामान किसका है? मैंने कहा कि ये मेरा सामान है। ये भी तुम्हें दिखाऊं कि क्या है और क्या नहीं? क्यों दिमाग की दही बना रहे हो? एक तो तूफानी बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है, टैक्सी है कि चलने का नाम नहीं ले रही है, और एक तुम हो बिना वजह मेरा भेजा खाए जा रहे हो। पता नहीं किस लड़की का पूछ रहे हो। जाओ सर, अपना काम करो, हमें भी अपने घर जाने दो। एक तो बेमौसम की बारिश, वह भी इतनी तूफानी, पता नहीं कैसे पहुंचूंगा। मैं बेइज्जती से बचने वाले शब्द से उससे बात की। वह वहां से चला गया। गाड़ी में बैठे नौजवान से कहने लगा, लड़की टैक्सी में नहीं है, मुझे लगता है कहीं छुप गई है। ये कहकर वह गाड़ी में फ्रंट सीट को खोलकर वहां बैठ गया। वह गाड़ी जा चुकी थी। मेरा रुका हुआ सांस बाहर हुआ था, लेकिन फिर वही सवाल था कि उस लड़की का क्या करूं? इसे कहाँ छोड़ूं? फिलहाल बड़ी मुश्किल से 1 घंटे की सफ़र तय करने के बाद मैं अपने घर पहुंचा। उस वक्त रात के 2:30 बज चुके थे। मेरा घर छोटा सा था। मुझे अपनी टैक्सी बाहर खड़ी करनी पड़ती थी। गली भी इतनी चौड़ी नहीं थी, बस ठीक ठाक थी, ज़्यादा पतली नहीं थी। मेरा घर भी इतना बड़ा नहीं था जिसमें मैं अकेला रहता था। मेरे माता पिता के देहांत हो चुका था। एक छोटी बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी, जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि शादी कर लो, शादी कर लो। लेकिन मैं भी इन बेकार के परेशानियों में नहीं पड़ना चाहता था। अरे पहले शादी करूं, फिर बच्चे हो जाएंगे, फिर खर्च बढ़ जाएगा। मैं मनमौजी बंदा था। दिल किया तो मैंने काम किया और अगर दिल नहीं किया तो पड़ा रहा घर में। मैं ये जिम्मेदारी वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था, इसलिए मेरी बहन ने अब कहना ही छोड़ दिया था। लेकिन घर की साफ सफाई भी मुझे कोई खास ख्याल नहीं रहता था। जहाँ दिल किया चीज़ों को वहीं रख दिया और जब जी चाहा पूरे घर को चमका दिया। मैं तो महीने महीने झाड़ू को हाथ भी नहीं लगाया करता था। पूरा घर मिट्टी में सना रहता था और मुझे घबराहट भी नहीं होती थी। लेकिन अब समस्या उस लड़की की थी। उस लड़की को अंदर कैसे लेकर आऊं? वह तो बिल्कुल बेहोश थी। बारिश अभी भी बड़ी तेज हो रही थी। अभी तो मुझे घर जाकर देखना था घर का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि आंगन में पानी भर चुका होगा और वह एक कमरा भी कोने से टपक रहा होगा। जब भी बारिश होती थी तो मैं कोई ना कोई बर्तन वहाँ पर रख देता था, लेकिन अब क्या करता? इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत मुझे वह लड़की लग रही थी जो कि बेहोश थी। मैंने पिछली सीट खोली, फिर उसे हिलाने डुलाने की कोशिश की, होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वह तो बिल्कुल भी बेखबर लेटी थी। मैंने दाएं बाएं गली की तरफ देखा। बाहर गली में तो बिल्कुल सन्नाटा था। फिर सबकी खिड़कियों की तरफ देखा, वो भी बंद थी। फिर भगवान की कृपा की। फिर एक लंबी सांस लिया कि अगर किसी ने मुझे ये हरकत करते हुए देख लिया तो मुझ पर बदनामी का ठप्पा लग जाएगा। मैंने उस लड़की का बाजू खींचकर उसे बड़ी मुश्किल से घसीटकर बाहर निकाला। फिर उसे गोद में उठा लिया। घर का ताला तो मैं पहले ही खोल चुका था। उसे गोद में भरकर मैं अंदर ले आया। पाँव से मैंने दरवाज़ा बंद किया। पानी से भरे आंगन से होता हुआ कमरे तक आया। अपनी चारपाई पर उसे लिटा दिया। फिर एक गहरी सांस ली। दोनों हाथ कमर पर रखकर कमर को जरा सीधा किया, क्योंकि देखने में वह लड़की थोड़ी हल्की सी लग रही थी, उठाने में नहीं। फिर मैंने बाहर जाकर टैक्सी को लॉक किया, शॉल निकाली और घर के अंदर आकर वही शॉल उस लड़की पर डाल दी। लेकिन समस्या ये थी कि मेरे घर में कमरा एक ही था। आंगन में तेज बारिश से लबलबाया पड़ा था और तेज बारिश में आंगन में 2 पल भी बैठा नहीं जा सकता था।
2 मिनट में गाड़ी से उस लड़की को निकाल कर कमरे में ले जाने तक ही मेरे कपड़े भीग चुके थे। लेकिन खैर, इस कमरे में सोना और भी खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यहाँ एक खूबसूरत लड़की अपनी पूरी टांगों को फैलाए लेटी हुई थी। बाल खुले हुए थे, चेहरे पर मेकअप था, बहुत हसीन लग रही थी। ऊपर से कपड़ा भी फटा हुआ था। आंगन में जाते हुए भी मेरी नज़रें उसे अच्छी तरह देख चुकी थी, इसलिए कमरे में सोना बहुत बड़ा खतरा था। मरता क्या ना करता। मैं बाहर आ गया। तेज बारिश बरस रही थी, लेकिन आंगन कुछ हिस्सा सूखा हुआ था। मैंने कुर्सी वहां रखी और वहां बैठ गया, जबकि नींद से तो मेरा भी बुरा हाल था। कमरे में चारपाई भी एक ही थी। जमीन पर पानी टपक रहा था, इसलिए जमीन पर भी नहीं सो सकता था, और वैसे भी वह लड़की वहां सो रही थी तो मैं उस कमरे में भी नहीं जा सकता था। बेशक मैं शरीफ इंसान था, लेकिन कोई देवता नहीं था, और शरीफ इंसानों पर तो राक्षस ज़्यादा अटैक करता है। इसलिए बड़ी मुश्किल से रात कटी। एक कुर्सी पर बैठ गया, दूसरी कुर्सी अपने सामने रखकर उसके ऊपर टांगे रख ली। पता नहीं कब नींद आई, लेकिन फिलहाल में रात कट गई थी। सुबह जब आंख खुली तो बारिश से रुक चुकी थी। वाइपर लिया और पानी निकालना शुरू कर दिया। पूरा आंगन साफ किया। किचन देखा तो वह भी बर्तनों से भरा पड़ा था। बर्तन धोकर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। फिर उस लड़की का नाश्ता भी मैंने अपने साथ ही बना लिया था। वैसे भी 9 बज चुके थे। मैंने सोचा अब उसे उठा देना चाहिए, ताकि वह उठे और उसे मैं वक्त पर उसके घर छोड़ दूं, और मैं भी आकर सुकून से सो जाऊं। मैंने अपने कमरे के दरवाजे को थोड़ा हल्का सा बजाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दरवाज़ा जरा सा खोल रखा था। वह भी अभी तक सो रही थी, लेकिन चेहरे से शॉल हटी हुई थी। फिर उसे देखकर दिल बेईमानी करने पर उस्काने लगा। मैंने सोचा, चलो कुछ नहीं कर सकते तो देख तो सकते ही हैं, और खूबसूरत चीज़ तो होती देखने के लिए है। आखिर भगवान ने खूबसूरत बनाया किस लिए है। फिर मैंने कहा, नहीं नहीं भाई, जरा सी भी चोरी नहीं कर सकता। पहले देखूंगा, फिर दिल किसी और चीज़ की फरमाइश कर देगी। ये तो बड़ा गलत काम हो जाएगा। मैंने कुछ जोर से गेट को फिर से बजाया। वह चौंकी। फिर उसने आंखें खोलकर कमरे को निहारना शुरू किया। फिर जल्दी से उठकर बैठ गई। फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी। उसकी नज़रों में अजीब अजीब सा खिंचाव था। कहने लगी, मैं यहाँ कैसे आई। फिर अपने फटे हुए कपड़े को देखकर मेरी शॉल फटाफट खुद पर ओढ़ने लगी। मैंने कहा, आप शायद रात को नशे में थी, इसलिए आप मेरी टैक्सी में आ गई हैं। मैंने आपसे बहुत बार पूछा कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ छोड़ूं, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया और बेहोश हो गई। इसलिए मुझे मजबूरी में आपको अपने घर लाना पड़ा। आप बेहोश थीं, इसलिए मजबूरी की वजह से मुझे आपको गोद में उठाना पड़ा। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। मैंने आपको उठाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आप होश में नहीं आई। मजबूरी में मुझे आपको उठाकर कमरे में लिटाना पड़ा, लेकिन भगवान के लिए इससे आगे मैंने कुछ नहीं किया। आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। मेरी बात सुनकर वह काफ़ी घबरा गई। मैंने कहा, देखिए, वॉशरूम कमरे से बाहर है। आप मुंह धो लो और नाश्ता कर लो। मैं नाश्ता तैयार कर चुका हूँ। बाकी आप मुझे बता देना आपका घर कहाँ है। जगह का नाम भी बता दोगी तो मैं आपको छोड़ दूंगा। कहने लगी, कपड़े होंगे आपके पास। मैंने कहा, है। कपड़े फटे हुए हैं। मैंने कहा, मेरे घर में कोई भी औरतों के कपड़े नहीं हैं। मैं अकेला रहता हूँ। मेरे माँ बाप की तो कब की देहांत हो चुकी है। छोटी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है। मैं अकेला हूँ, तो जेंट्स कपड़े हैं, वे चलेंगे। मैंने उससे पूछा। कहने लगी, हाँ, आप मुझे कोई सा भी कपड़ा दे दे। मैंने कहा, ठीक है। फिर मैं अलमारी में से अपना एक जोड़ा निकालकर चारपाई पर रख दिया। दुपट्टा ओढ़कर वह कपड़े उठाकर बाहर निकल गई। वह वॉशरूम में गई। जब बाहर आई तो मेकअप उतरा हुआ था। मेरे दिए हुए उन खुले खुले जेंट्स कपड़ों में वह और भी कमाल की खूबसूरत लग रही थी। मैं छोटी सी चारपाई पर नाश्ता रखा। वह मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सामने चाय थी और फ्राई अंडा भी। उसने चुपचाप नाश्ता किया और चाय पीने लगी, लेकिन वह किसी गहरी सोच में थी। मैंने कहा, देवी, आपको कहाँ जाना है। कहने लगी, मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा, वे लोग कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे। कहने लगी, वो मेरी बदकिस्मती थी जो मेरा पीछा कर रही थी। ये कहकर वह अपने आंसू साफ करने लगी। मैंने कहा कि जब आप बेहोश हो गई थी ना, तो कुछ दूरी तय करने पर उनकी गाड़ी ने मेरी टैक्सी रोकी थी। ये सुनकर वह जो चाय का कप अपने होठों पर लगा रही थी ना, उसने वह हाथ वहीं रोक लिया। कहने लगी, फिर कौन था उसमें। मैंने कहा, मैं ये नहीं जानता, लेकिन 2 लड़के थे और वे बदमाश टाइप लग रहे थे। मुझसे पूछने लगे, किसी लड़की को यहाँ से भागते हुए देखा है। उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। कहने लगी, फिर आपने क्या कहा। मैंने कहा, मैंने आपके ऊपर शॉल उड़ा दी थी, इसलिए उन्होंने पीछे देखा ही नहीं कौन है। तो मैंने कहा कि मैं किसी लड़की को नहीं देखा। उसने सुकून का सांस लिया। कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली।
मैंने कहा वह तो बचा ली है, लेकिन अब आगे क्या करना है। मेरे कहने का मतलब ये था कि देवी तुम कब तक मेरे घर पर बैठी रहोगी, लेकिन मैं उसे साफ शब्दों में नहीं कह सकता था। मैं जिस मोहल्ले में रहता था यहाँ सभी लोग शरीफ थे, मेरे घर पर तो कोई नहीं होता था। लेकिन जब छोटी बहन आती थी तो उसके आसपास बहुत से घरों में रहने वाली लड़कियों से दोस्ती थी, इसलिए वह उनके घरों में जाती थी और वह भी हमारे घर आ जाते थे। वैसे भी हमारा पूरा बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा था, इसलिए कभी खाना नहीं बनता था तो मैं भी पड़ोसियों से मांग लेता था, वह भी मुझे दे देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि घर में कोई औरत नहीं है, संभालने वाला कोई नहीं है। अब अगर वह लड़की को मेरे घर में देखते तो 100% सवाल करते। सबसे बड़ी बात यह थी मेरी शराफत पर उंगली उठाते। वह कहने लगी मैं क्या कर सकती हूँ, आप मुझे किसी अनाथ आश्रम तक छोड़ दें। मैंने कहा वह कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे। कहने लगी वो मैं आपको नहीं बता सकती, प्लीज़ आप मुझे ऐसे सवाल मत करो। मैं भी चुप हो गया, शायद वह अपनी बातें मुझे बताना नहीं चाहती होगी, उसका अपना कोई समस्या होगा। मैंने कहा ठीक है आप नाश्ता कर लो, मैं आपको अनाथ आश्रम छोड़ दूंगा। फिर कहने लगी नहीं, रहने दे, ऐसा करें आप मुझे सड़क तक छोड़ दें, मैं खुद ही देख लूँगी मुझे कहाँ जाना है। मैंने कहा चलो ठीक है आपकी मर्जी। नाश्ता करने के बाद वो फिर मेरे कमरे में जाकर बैठ गई। मैं तो समझा था कि मुझे कहेगी कि मैं उसे रोड तक छोड़ दूं, लेकिन जब तक वह कुछ देर तक बाहर नहीं आई तो मैं उस कमरे में पास चला गया। उससे पहले कि मैं कमरे में जाता उसकी सिसकियों की आवाज़ मुझे सुनाई दी थी। वह बहुत रो रही थी। जब मैं वहाँ गया तो वह चुप सी हो गई। मेरे कमरे में आने से पहले ही अपने आंसू साफ करने लगी। कहने लगी बस अभी आती हूँ। पता नहीं क्यों वह मुझे अजीब सा दुख सा दे गई, लेकिन मैं उसे यहाँ रख भी तो नहीं सकता था ना। लोग मुझ पर उंगली उठाते या मेरी शराफत पर। कुछ देर में वह बाहर आ गई। उसकी आंखें सुर्ख लाल हो रही थी। मैंने कहा देखो अगर आपका कोई भी जानने वाला है तो मुझे बता दो, मैं आपको उसके घर तक छोड़ दूंगा। वह कहने लगी कोई नहीं है, कितनी बार कह चुकी हूँ आपको। मैंने कहा ठीक है। फिर वह मेरे साथ आकर बैठ गई। मैं टैक्सी स्टार्ट की और उसे मैंने मेन रोड पर छोड़ दिया। फिर मैं अपने काम पर निकल गया, लेकिन पूरा दिन वह लड़की मेरे दिमाग पर छाई रही। पता नहीं कौन थी कौन नहीं, अपने बारे में कुछ बताया भी तो नहीं था। पता नहीं वह लड़के कौन थे जो उस वक्त उसका पीछा कर रहे थे, जिन्होंने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए थे। सारा दिन मेरे दिमाग में बस उसी लड़की की सूरत घूमती रही जिसने मुझे भी नहीं बताया था। आज हर दिन से मुझे ज़्यादा सवारियाँ मिली। मैं रात को 10 बजे तक घर आया। अब सोच रहा था किस पड़ोसन से खाना मांगूं, क्योंकि बहुत थक गया था। मुझे खास कुछ पकाना भी नहीं आता था। मेरी बहन जब घर आती थी तो सब्जी बनाकर फ्रिज में रख जाती थी, जिससे मेरा गुजर बसर हो जाता था, वरना फिर अंडे बनाकर खा लेता था। आज मैं घर आया, ताला खोला, जैसे ही अंदर दाखिल हुआ घर का नक्शा कुछ अलग सा लग रहा था। घर काफ़ी साफ सुथरा था। मैं हैरान था। मुझे ख्याल आया ये इतना साफ कैसे हो सकता है, और वह भी खुद ब खुद। फिर किचन से बर्तन खटकने की आवाज़ आने लगी। मैं वहीं पर अटक गया। खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैं हैरान था, मेरे घर कौन आ सकता है। ताला तो मैंने खुद खोला था, और किचन में भला किसी इंसान का क्या काम हो सकता है। अगर कोई चोर था और भूले भटके मेरे घर में आ भी गया था तो मेरा घर समेटने के बजाय बिखरा हुआ होना चाहिए था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ किचन तक जा पहुंचा। जब अंदर जाकर देखा तो वही लड़की थी। मैं उसे देखकर बेहद हैरान हुआ। मुझे देखकर वह नज़रें झुका गई, कुछ शर्मिंदा सी भी लग रही थी। मैंने कहा तुम यहाँ कैसे आई। कहने लगी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने ये अनाथ आश्रम के बारे में बड़ी बातें सुनी हुई है। वहाँ पर भी लड़कियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहती है, इसलिए मैं वापस आ गई थी। मैंने कहा तो अंदर कैसे आई, दरवाज़ा तो लॉक था, ताला तो मैंने खोला है। वह कहने लगी वह आपके घर के बाहर जो पेड़ है ना। मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी वहाँ से चढ़कर घर के अंदर कूद गई। मैं बड़ा हैरान हुआ, फिर इस लड़की की इतनी बड़ी हिम्मत हुई कैसे। कहने लगी मैंने खाना बना दिया है, रोटी भी तैयार है, आप खाना खाएंगे। मैंने कहा जी हाँ लगा दो, मैं ज़रा नहा कर आता हूँ। पूरा दिन टैक्सी चलाते चलाते बुरी हालत हो जाती थी। मैं जब नहा कर आया उसने खाना उस छोटी सी चारपाई पर लगा दिया था। मैंने कहा आपने खा लिया। कहने लगी आप खा लो, मैं बाद में खा लूँगी। मैंने खाते खाते उसकी तरफ ध्यान दिया। वह अभी भी मेरे ही कपड़ों में थी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने कहा देखो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह कहने लगी फिर कहाँ जाती। मैंने कहा आपको क्या लगता है आपको यहाँ पर सुरक्षा मिल सकती है। तो वह कहने लगी हाँ, जब भी तो मैं यहाँ वापस आ गई। आप बहुत शरीफ इंसान हैं। मैंने कहा वह ठीक है, लेकिन हूँ तो इंसान, कोई देवता तो नहीं हूँ। और फिर मोहल्ले वाले मुझ पर उंगली उठाएंगे, पूछेंगे आप मेरी क्या लगती हैं।
मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। वह आंसू टपकाने लगी, फिर कहने लगी, मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे आपके अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं है। मैंने खाना खाया, फिर उसे मैंने कहा कि देखो, मर्द कोई भी भरोसे के लायक बिल्कुल भी नहीं होता जब तक कि वह आपका पति परमेश्वर ना हो। आपको शायद अंदाजा नहीं, जिस रात बारिश में मैं आपको अपने घर के अंदर लाया था, आपको देखकर मेरी भी नीयत फिसल गई थी। वह ये सुनकर उसने गौर से मुझे देखा। मैंने नज़रें चुरा ली। उसने दाल पकाई थी, शायद घर में दाल ही मौजूद था, लेकिन उसने बड़ी स्वादिष्ट दाल बनाई थी। मैं साथ साथ निवाला तोड़ तोड़ कर खाता जा रहा था, साथ साथ उसे सच बताता जा रहा था। मैंने कहा, बड़ा दिल चाहा कि कुंडी लगा लूं। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं उसे पूरी हकीकत बता देना चाहता था। उसके माथे पर बल पड़े। मैंने कहा, मुझे गलत मत समझो, लेकिन मैं एक मर्द हूँ, बेशक बहुत शरीफ हूँ, लेकिन इंसान हूँ। मुझे देवता जैसा उम्मीद मत रखना। फिर जब आप सो रही थी ना, और जितनी आप खूबसूरत हैं, किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। मैं तो जीता जागता इंसान हूँ, मेरी भी नीयत फिसल गई थी, लेकिन भगवान की सौगंध, मैंने आपके साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। पूरी रात मैं बाहर आंगन में कुर्सी पर बैठकर बिताई थी। यकीन मानो, सुबह तक मेरी कमर की हड्डियां अकड़ गई थी। अब रोज रोज ऐसी परीक्षा तो मैं नहीं दे सकता। वैसे भी चौमासों का टाइम चल रहा है, काले बादल आने शुरू हो गए हैं, पता नहीं रात को फिर तूफानी बारिश शुरू हो जाए। अब आप बताइए, आप मेरे कमरे में सोएंगी तो मैं कहाँ जाऊँगा? बस एक ही तो कमरा है मेरे घर में। वह कहने लगी, आप कमरे में जाकर सो जाओ, मैं रात बिता लूँगी। मैंने कहा, देखो, ये समस्या का हल नहीं है। वह कहने लगी, तो फिर आपकी नज़रों में समस्या का हल क्या है? मैंने कहा, मुझे बता क्यों नहीं देती? आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, आपके साथ क्या हुआ है? वह लड़के कौन थे? वह कहने लगी, बस ये समझो कि मैं अपनी इज्जत बचाकर भागी थी, लेकिन वे लोग मुझे शराब पिला चुके थे और मैं अपने घर से तो भाग आई थी, लेकिन कहीं पर भी जाती तो ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकती थी। मुझे आपकी गाड़ी नज़र आई, इसलिए बैठ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो मैं सुरक्षित महसूस कर रही थी, इसलिए मुझे लगा यहाँ से ज़्यादा सुरक्षा मुझे कहीं नहीं मिल सकता। मैंने कहा, और उन लड़कों के पास कैसे पहुँची? ये सुनकर वह फिर रोने लगी। मेरी माँ का देहांत हो गया था, बाप ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, मुझे अच्छा नहीं समझती थी। उसने अपने सहेली के शराबी बेटे से मेरी शादी करनी चाहिए। मैं वहाँ से भाग निकली, उन लड़कों से अपने आप को बचाया। मैं ये नहीं जानती थी। ये कहकर वो फिर से रोने लगी। कहने लगी, उन्होंने मुझे गाड़ी में शराब पिला दी। मुझसे कहने लगे, सॉफ्ट ड्रिंक है, लेकिन उससे पहले कि वो मेरे साथ कुछ और करते, मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर भाग गई। तभी वहाँ से कुछ ही दूरी पर आपकी टैक्सी खड़ी हुई दिखाई दी, तो मैं वहाँ बैठ गई और आपसे गाड़ी चलाने के लिए कहा। बस ये हुआ था। मैंने कहा, मैं आपके पिता के घर आपको छोड़ाऊंगा। कहने लगी, आप क्या चाहते हैं? अभी भी मेरी सौतेली माँ अपने उस सहेली के बेटे शराबी से मेरी शादी करवा देगी। मैंने कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? कहने लगी, बस मुझे अपने घर में रहने दे। नहीं, मैं अपने घर में आपको जगह नहीं दे सकता। उसके लिए पहले आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कहने लगी, वह क्यों? मैंने कहा कि फ़िलहाल मेरे मोहल्ले में मेरी बड़ी इज्जत है। अगर मैं किसी अजनबी लड़की को साथ में रखूँगा तो मैं बदनाम हो जाऊँगा, क्योंकि ये भारत है, यहाँ के कुछ अपने रीति रिवाज हैं, कोई अमेरिका नहीं कि हम एक साथ एक घर में अकेले रह सकते हैं। उसने एक नज़र मुझे देखा, फिर कहने लगी, ठीक है, आप मुझसे शादी कर लो। लड़की काफ़ी खूबसूरत थी। सच पूछो तो मैं भी यही चाहता था कि वे शादी के लिए राजी हो जाए। फिर मैंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। वह आई तो मैंने उस लड़की के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। उसने अपने पति को बुला लिया और साथ में कुछ रिश्तेदार भी आए और मेरी शादी मंजू के साथ संपन्न हो गई और हम दोनों एक दूसरे के हो गए। मेरी बहन ने मुझे पैसे लिए, फिर एक ही दिन में वह सारी शॉपिंग कराई। 2 घंटे में उसने सारी शॉपिंग की। शादी के बाद मोहल्ले की कुछ औरतों को बुलाकर घर में कीर्तन भी करवा लिया। सबको ये पता चल गया वो मेरी बहन की कोई दोस्त है और मेरी बहन ने ये शादी करवाया है। लड़की अनाथ और बेसहारा है। मेरी बहन ने भगवान की बहुत कृपा की। मैंने किसी लड़की से शादी तो की। फिलहाल रात तक मेहमानों के जाने के बाद मेरी बहन भी अपने घर जा चुकी थी, क्योंकि रुकने की जगह नहीं थी। मैं जब कमरे में गया, वह दुल्हन बनी और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अभी भी गुमसुम बैठी थी। मैंने दरवाज़ा बंद किया तो वह और भी ज़्यादा सिमट कर बैठ गई। समस्या क्या थी? चारपाई एक ही थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया। मैंने कहा, देखो, अभी तो मेरी इतनी कमाई नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं सेकंड हैंड बेड का इंतज़ाम कर लूँगा। उसने मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया, फिर अपनी अलमारी के लॉकर में से
अपनी मम्मी की पुरानी अंगूठी निकाली जो सोने की थी। बाकी थोड़ा बहुत जेवर तो मैंने बहन को दे दिया था, लेकिन ये एक अंगूठी उसने रहने दी थी। वह कहने लगी, जब तुम्हारा रिश्ता हो जाएगा तो उसे धुलवा लेना, नहीं लगेगी फिर अपनी पत्नी को मुंह दिखाई में दे देना। लेकिन इतनी फुर्सत ही कब मिली थी। वही अंगूठी मैंने जो कप से साफ की हुई थी और एक कप के अंदर रखी हुई थी, उसमें मिट्टी पड़ गई थी। फिर मैंने उसे साफ किया और उसके पास ले आया। वह मुझे ही देख रही थी। मैंने कहा, इतनी इमरजेंसी में शादी हुई है, ये अंगूठी अभी ऐसे ही पहन लो, बाद में इसे सोने के पानी से धुलवा लेंगे, तुम्हें दे दूंगा। वह कहने लगी, कोई बात नहीं। मैंने कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था शादी इतनी खूबसूरत लड़की से भी हो सकती है। वह अभी चुप थी। मैंने कहा, कुछ कहोगी नहीं? कहने लगी, क्या कहूँ? मैंने कहा, उस रात बारिश में तुम बहुत हसीन लग रही थी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा भी ना सकी। मेरे दिल में कुछ और सवाल थे जो मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन पूछ नहीं पा रहा था। पूछना ये चाहता था, उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मैं जैसे ही उसके करीब आने लगा तो वह कुछ पीछे हटी, फिर अपनी आंखें बंद कर ली। मैं कब से सब्र की बांध बांधे हुए था, लेकिन उस समय मेरी मोहब्बत की बेकरारी चरम सीमा पार कर रही थी। मैं उस कदर बहक सा गया, उसके हुस्न में खोने लगा। उसके बाद उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन अपनी आंखें नहीं खोली थी। मैंने उससे पूछा कि आंखें क्यों बंद कर रखी है, तो कहने लगी, शर्म आती है। पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे लग रहा था वह खुश नहीं है, क्योंकि बदले में वो मुझे वैसी मोहब्बत नहीं दे पा रही थी जैसी एक पत्नी देती है। शायद पहली बार रिश्ते बनाने से ऐसा ही होता होगा। मैं बहुत खुश था। सुबह जब मेरी आंख खुली तब वो कमरे में नहीं थी। जब मैं बाहर आया तो उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे बहुत रोई हो। पता नहीं, ये लड़की मेरे लिए एक पहेली थी। मुझे देखकर जल्दी किचन में चली गई। कहने लगी, वो मैं आपके उठने का इंतज़ार कर रही थी, आपके लिए नाश्ता बना दूं? मैंने कहा, बना दो। मैं किचन में उसके पीछे ही आ गया। मैंने कहा, मंजू कोई बात है, तुम क्यों रोई हो? कहने लगी, नहीं, मैं भला क्यों रोने लगी? उसकी आवाज़ में नमी सी महसूस हो रही थी, जैसे वो वाकई रोई हो। मैं समझ नहीं पा रहा था हुआ क्या है, क्योंकि उसके बीते हुए कल से मैं बिल्कुल अनजान था। जो बातें उसने बताई पता नहीं सच्ची थी या फिर झूठी। मैंने कौन सा सब कुछ देखा था। फिर सोचा शायद उसको अपने घर वाले की याद आ रहे होंगे। जब वह नाश्ता बनाकर बाहर रखने लगी तो मैं कुर्सी पर बैठ गया, वह भी मेरे सामने बैठ गई। मैंने कहा कि पहले तो तुम्हें ये समस्या थी, तुम्हारी सौतेली माँ अपने सहेली शराबी बेटे से तुम्हारी शादी करवा रही थी, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी मुझसे हो गई। चलो तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवा कर लाता हूँ। ये सुनकर उसकी रंगत पीली पड़ गई, एकदम से घबरा गई। कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। आप नहीं जानते, वे बहुत खतरनाक लोग हैं। मैं यहीं रहूंगी आपके पास। मेरी शादी को 8 दिन बीत गए, लेकिन मुझे वह खुश नहीं लगती थी। जैसे खुशी एक लड़की को शादी के बाद होती है, वह नहीं थी। रात को जब मैं घर आता तो वह किचन में किसी सोच में डूबी खाना बना रही होती थी। मैं उसे मंजू कहकर पुकारता था तो बुरी तरह से चौंक जाती। मैं उसे टूट कर मोहब्बत करने लगा था। जितना उसका ख्याल रख सकता था रखता था। जो भी पैसे कमा कर लाता था उसके हाथ पर रख देता था। वह मेरी शक्ल देखने लगती थी। मैंने कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? तो कहती थी, कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे ही धीरे धीरे 20 दिन बीत गए, लेकिन उसके व्यवहार में जरा सी भी बदलाव नहीं आया। वो मुझसे कभी खुलकर बात नहीं करती थी। जो कहता था चुपचाप हाँ में सिर हिलाती रहती। मेरा जी चाहता था वो वैसे रहे जैसे हर लड़की रहती है। एक बार मैंने उसे कहा, मंजू जो तुम्हारे दिल में है वह साफ मुझसे कह दो, पर वैसे रहो जैसा रहना चाहती हो, ये तुम्हारा घर है। अब तो मैंने उसे सेकंड हैंड फर्नीचर भी ला कर दिया था, कमरा भी सजा दिया था। मैंने कहा, अब तो सच सवर कर खुश रहा करो, मैं तुम्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखता। वह खाली खाली आंखों से मुझे देखने लगी। कहने लगी, मैं खुश हूँ। मैंने कहा, मुझे क्यों नहीं लगता? मुझे भी तो लगे कि तुम खुश हो। तुम हंसती नहीं हो, मुझसे बातें नहीं करती, जो पूछता हूँ जवाब दे देती हो, बस खाना सामने रख देती हो। पति पत्नी में बहुत सारी बातें होती हैं। मेरा भी दिल चाहता है जब मैं थका हारा वापस आऊँ तो मुझसे जरा सी बातें करो। कहने लगी, क्या बातें करूँ? आप बता दें, मैं वो बातें कर लिया करूँगी। मैंने कहा, और कुछ नहीं कर सकती हो तो प्यार मोहब्बत की बातें कर लिया करो। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? उसका व्यवहार तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही था। मैं उसके बारे में मजबूर होकर सोचने लगा। ऐसी कोई लड़की नहीं होती जैसे वह थी। मेरी बहन आती थी तो वह उसके साथ भी बातें नहीं करती थी, खाना बनाकर रख देती थी, खाने का पूछ लेती थी, सब कुछ करती थी, बस बोलती नहीं थी। इस बात को मेरी बहन ने भी महसूस किया था। और फिर एक बार वह हुआ जिसका मुझे अंदाजा तक नहीं था। रात के वक्त मेरे घर के दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। मैंने पूछा, कौन? कहने लगा, दरवाज़ा खोल।
तुमसे काम है। मैंने दरवाज़ा खोला तो वह एक नौजवान था, मेरी उम्र का था। घर के अंदर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, अंदर क्या देख रहे हो, कौन हो आप? कहने लगा, मुझे मंजू से मिलना है। ये सुनकर मैं उसे हैरानी से देख रहा था। फिर मैंने कहा, आप कौन हैं? कहने लगा, मैं मंजू का पति हूँ। ये सुनकर तो मेरा दिमाग काम करना छोड़ दिया। मैंने कहा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारी, क्या बकवास कर रहे हो? कहने लगा, बकवास नहीं कर रहा हूँ, उसे बाहर बुलाओ, वह मुझे जानती है। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। अगर वह लड़की पहले से शादीशुदा थी तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला, और वह मेरे साथ शादी कैसे कर सकती थी? उस आदमी ने मुझे अंदर की तरफ धकेला और अंदर दाखिल हो गया। फिर मंजू मंजू पुकारने लगा। वह डरी सहमी कमरे से बाहर आई। उसे देखकर वह अपना सांस लेना भूल गई। मैंने मंजू की तरफ देखा, उसे कहा, क्या तुम उस आदमी को जानती हो? वह कुछ नहीं बोल रही थी। मैं उसके पास चला गया। मैंने कहा, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, क्या तुम इस आदमी को जानती हो? ये आदमी कह रहा है कि तुम्हारा पति है। ये कैसे तुम्हारा पति हो सकता है? और अगर ये तुम्हारा पति है तो मुझसे शादी कैसे कर सकती हो? वह रोने लगी, कहने लगी, मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दी थी और फिर डिवोर्स देने के बाद उसे अफसोस होने लगा। फिर वो मुझसे दोबारा शादी करने के लिए कहने लगा, लेकिन मैं उससे बिल्कुल भी शादी नहीं करना चाहती थी। और इसी तरह मैं अपने घर आ गई और अपने कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद रखती थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ मुझे अपनी नज़रों से दूर करना चाहती थी। उस रात 3-4 लड़कों को बुलाकर मुझे अगवा करवा दिया और पिताजी को बताया कि मैं घर से भाग गई हूँ, ताकि मेरे पिताजी मुझसे नफरत करने लग जाएं। उन लड़कों ने मुझे शराब पिलाते समय सब कुछ उगल दिया था और ना ही मैं अपने पहले पति से शादी करना चाहती थी। इसी वजह से मैं उन लोगों से बच बचाकर तुम्हारी गाड़ी में आकर बैठ गई थी। और जब तुमने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो मैं डर गई थी। कहीं मैं ये बताती कि मैं शादीशुदा हूँ तो शायद तुम मुझसे शादी ना करते और तुम फिर मुझसे इस नर्क में पहुँचा देते जहाँ मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि मैं अपने बाप के नज़रों में तो गिर ही चुकी थी, इसलिए मैं चुपचाप ये फैसला कर लिया, मुझे तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी बितानी है। और तुम एक अच्छे और सीधा इंसान लगे। गरीब हो लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो, इसलिए मैं डर के मारे हमेशा चुप रहती थी। कहीं मेरे पहले पति को पता ना चल जाए तो वह ज़रूर यहाँ तक पहुँच जाएगा। और आज वह यहाँ तक पहुँच गया है और वह चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसके पास पैसा और पावर दोनों है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं यहाँ से दूर भाग चले, जहाँ पर कभी हमें कोई मिले ना। आज मैं मंजू पर पूरा यकीन कर लिया था, क्योंकि वह बिल्कुल सच्ची थी। मैं और मंजू हमेशा के लिए अपना घर बार छोड़कर दूसरे शहर चले गए, जहाँ पर हमें कोई नहीं जानता था। और इसी तरह फिर हमने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लेकिन एक और नई बात मेरे सामने आई, वह ये कि मंजू पहले से ही प्रेग्नेंट थी, लेकिन वह अपने पहले पति के पास बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वह शराब के नशे में अपने दोस्तों को घर बुलाता था और उसको दोस्तों के हाथों में सौंप देता था। मैंने पूरे दिल के साथ इस आने वाले बच्चे को भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि मंजू को कभी नहीं खोना चाहता था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।